हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सर और आज आप सभी का फिर से स्वागत है बीकॉम सेकंड ईयर क्रैश कोर्स। हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस और प्रोफेशन, यानी डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस और प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 20%। और एक इसके ऊपर लगता है केवल प्लांट एंड मशीनरी पे। और जो प्लांट एंड मशीनरी किस में काम आ रही है, हमारी फैक्ट्रीज में काम आ रही है, उसमें लगता है। लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर अलाउ है। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, वहाँ पर आपकी फैक्ट्री है और अगर आपने स्पेशली प्लांट या मशीनरी खरीदी है तो ही आपको 20% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, वरना फिर नहीं मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ आती है, प्लांट तो समझ में आ गए, जितने भी प्लांट्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन सब में प्लांट लगते हैं, तो ये सब कुछ ठीक है। अब मशीनरी के अंदर तो कंप्यूटर भी आता है। जी हाँ, अगर कंप्यूटर भी अगर आपकी फैक्ट्री में यूज़ में आ रहा है तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन की रेट पढ़ी थी अपन ने। और उसके अंदर पढ़ा था असेट जो होता है ना, असेट का एक ब्लॉक होता है। ये नहीं कि एक असेट ऐसे नहीं लिखते, मतलब फर्नीचर फर्नीचर के सारे आइटम तो अपन ऐसे लिखते, ये टेबल है, ये चेयर है, ये टेबल, उसके यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल है, इस तरीके से नहीं लिखते अपन लोग। फर्नीचर का पूरा एक ब्लॉक है। अगर ब्लॉक की सारी असेट बेच दी लेकिन तब भी उसके अंदर कुछ वैल्यू बची, तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी सारी असेट तो बेच दी ना, तो उसके ऊपर फिर भी वैल्यू बची, तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो वैल्यू जो बची है वो हमारा कैपिटल लॉस आ जाएगा। और अगर सारी असेट बेच दी लेकिन तब भी वैल्यू, मतलब ये हमारी सारी सी ब्लॉक का सेट था और जिसकी प्राइस थी हमारे ब्लॉक की 10 लाख रुपए, और हमारी जो असेट है वो 12 लाख रुपए में बिक गई। तो प्रॉफिट कितने का निकल कर आया? 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए का या तो एल टी सी जी हो जाएगा या एस टी सी जी हो जाएगा। मेनली एस टी सी जी होता है क्योंकि मशीनरी के अंदर एस टी सी जी ही लगते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके अंदर एक अपने सेक्शन पढ़ा था इंसेंटिव वाला, याद करो, अंडर सेक्शन 32 ए डी के अंदर। अभी इसके अंदर एक 32 ए डी, उसके ऊपर कितना था? जी हाँ, बिल्कुल सही, 20% इंसेंटिव अमाउंट मिल रहा था मशीनरी के ऊपर, जिन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा। किन्होंने नहीं करा? जो बिहार स्टेट से नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी अगर फैक्ट्री में अगर आप यूज में ले रहे हो तो ही आपको अलाउ है। जी हाँ, अब चलिए आगे शुरू करते हैं आज की क्लास में। बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में स्टार्ट होने से पहले अपन लोगों को ये समझना होगा कि अकाउंटिंग होती कितने प्रकार की है। बिजनेस और प्रोफेशन की अकाउंटिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस। आइए आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आपके दोस्त ने आपसे कर्ज लिया और उसने बोला भाई अगले महीने दूंगा, दूसरे महीने दूंगा, तीसरे महीने दूंगा, चौथे महीने दूंगा, तो उसने उधार ले लिया ना। ये जो अक्यूरल का मतलब होता है ना, वो भी उधार ही होता है। यानी जिस तरह से आपके दोस्त ने बोला कि भाई तू मुझे पैसा दे दे, या मैं तुझसे वाला प्रोडक्ट, मैं उसने मुझसे वाला एक प्रोडक्ट खरीदा, उसने ले लिया और बोला इसने पैसे बाद में दूंगा, तो इसका मतलब हमारी जो इनकम है वो हमें बाद में मिलेगी। दो हो सकता है वो 2020-21 जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके बाद 2021-22 में मिल गई। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है और उसके लिए जो रिटर्न फाइलिंग डेट होती है 31/7/2022 है, अगर 31/7/2022 से पहले मिल गई तो हम लोग उसे इनकम में ज्वाइन कर लेंगे। लिखिए यहाँ पे, इफ अक्यूरल इनकम received
बिफोर और सेम इसमें एक्सपेंस में भी होता है। पहले दोस्त ने उधार मांगा था, अब अपन ने दोस्त से उधार मांग लिया, यानी अपन ने ये वाला प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको बोला निकल निकल, पैसे बाद में लेना आना। तो पैसे बाद में लेना यानी हमारा एक्सपेंस हम लोग किस तरह से देखेंगे, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर हमने उसे 31/7/2022 तक पे नहीं करा तो हम लोग इससे अपना एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे। एक्सपेंस doesn't pay before दो हजार बाईस। अगर हमने एक्सपेंसेस 2022 1 जुलाई 2022 से पहले नहीं दिया, यानी हमने उसे 1 जुलाई 2022 से पहले पेमेंट नहीं करी, तो हम लोग को ये वाला जो एग्जेम्पशन, मतलब एग्जेम्पशन क्या, जो खर्चा है ना, खर्चा लिखने को अलाउ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और कैश बेसिस क्या होता है भाई, सारे ट्रांजेक्शन है इसके अंदर कैश में होने चाहिए। यानी अगर इसके अंदर एडवांस नहीं, एक सेकेंड, अक्यूरल अक्यूरल पेमेंट है, यानी हमने पैसा दे रखा है तो अलाउ होगा नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलाउ होगा नहीं। एक बार आप इस कंसेप्ट को लिख लेना। जी हाँ, अब हम चल रहे हैं नंबर की तरफ। यानी ये पूरा चैप्टर में आपको 35 से लेकर, नहीं 33 से लेकर और 44 तक मैं करवा दूंगा। यानी गिनती करो मेरे साथ, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 40 41। जी हाँ, आप पूछेंगे भैया इतने में जाएगा? जी हाँ, 12 नंबरों में आपका सेक्शन पूरा, मतलब ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। टेंशन मतलब बस ये। सबसे पहला अपन उठा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च वाला, अंडर सेक्शन 35। ये किसके ऊपर है? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि बिजनेस आखिरकार होता भी तो होता क्या है। यानी ये आपका बिजनेस है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसके आगे लिख लेना है लिमिटेड लिख देना। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड लिखते हो तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई, और अगर आप केवल लिमिटेड लिखते हो तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, यानी पब्लिक कंपनी हो गई। ये केवल नॉलेज के लिए, ऐसा कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, याद रख दो अच्छी बात है। अब ये हमारा बिजनेस चल रहा है, पता है, मैंने से है ना केवल इसे बिजनेस के हिसाब से, केवल पूरे 365 दिन में से 365 दिन में से मैंने केवल एक ही दिन इसे रन करा है। यानी मैंने इसे जो कमेंट्स करा है ओनली मैंने केवल और केवल इसे एक ही दिन यूज में लिया है। जी हाँ, ठीक समझे आप, मैंने केवल एक ही दिन ना बिजनेस को चलाया है। अगर मैंने एक दिन भी बिजनेस को चलाया है तो भी उसे बिजनेस माना जाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना है यहाँ पे,
इनकम रिसीव्ड हुई है बिफोर ऑफ अगर मुझे कोई सी भी इनकम बिजनेस स्टार्ट होने से पहले रिसीव होती है, यानी यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, यहाँ से पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, मतलब एक ट्रायल बेसिस पे करा, यानी आप ही समझिए इस दिन जो है ना मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इससे पहले मैंने ट्रायल चलाते रहा। जब भी मुझे इस ट्रायल के बीच की कोई सी भी इनकम होती है, मुझे इस ट्रायल के बीच पे जो भी इनकम हुई वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगी, यानी इस इनकम के ऊपर कोई सा भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी मानिए मैं चलाते रहा और इस जगह मैंने जो बिजनेस का है ना एंड कर दिया। अब इस बिजनेस के एंड होने के बाद मुझे इधर जो है ना, यानी 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल बाद मुझे इनकम रिसीव हो गई, यानी मेरे हाथ में पैसा आ गया। मेरे हाथ में पैसा आ गया तो अब मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। भैया बिजनेस ही बंद हो गया तो टैक्स कहाँ से दोगे? तो जो भी मुझे इनकम रिसीव हुई है, इनकम, इसके ऊपर टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये मेरे सिंपली 3 पॉइंट थे। कमेंस कब होना चाहिए? इनकम रिसीव्ड बिफोर कमेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, यानी ट्रायल पीरियड में जो भी आपको इनकम मिली हो वो टैक्सेबल नहीं होगी। बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया, उसके 6 महीने 1 साल 2 साल, जी हाँ 1 दिन बाद भी अगर आपको कोई इनकम मिली है ना तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा, मैं समझा रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। भैया साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? वही के जो साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं। घड़ी का ऐड देखा है आपने? जी हाँ, अमिताभ बच्चन घड़ी का ऐड करते हैं। और वो जो कस्टमर है ना, ये तो ये मान लीजिए ये अमिताभ बच्चन है और ये इनके साथ एक कस्टमर थी। ये अमिताभ बच्चन इस कस्टमर को एक जगह लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारे जो है ना, ये बहुत सारे जो जगह है ना, ये आपने देखा है टेस्ट ट्यूब पकड़ कर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे रहते हैं और इसे नीचे से यूं जलाते रहते हैं कुछ इस तरीके से। जी हाँ, वो ही होता है साइंटिफिक रिसर्च। यानी आपका ये कोई प्रोडक्ट है, ये वाला कोई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप नई नई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च? जिससे आप इसे इम्प्रूव कर सको। इम्प्रूव करके क्या होगा? इम्प्रूव करके आप जो आपके जितने सारे जो कॉम्पिटिटर है ना, ये सारे इतने सारे जो कॉम्पिटिटर्स है, इन सभी को आप पिछाड़ सको, यानी आप इनसे आगे हो सको। क्यों? किससे होंगे? ये मानिए ये आपका एक बिजनेस है, यही मान लेते घड़ी का है। घड़ी सर्फ, घड़ी सर्फ आपका एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी? जब प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस होगी, यानी इम्प्रूव होगी, ऊपर बढ़ेगी। तो अब क्या मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी यूं ही हो जाएगी क्या? नहीं, उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च होगा। मानते हो मेरी बात? जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च होगा, उसके ऊपर आप पूरी साइंटिफिक रिसर्च करोगे कि इस वाले प्रोडक्ट के फॉर्मूला को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब इम्प्रूव कर सकता हूँ तो इसके लिए आप ये मान सकते हो। ये है हमारा एक प्लांट, ये हमारे प्लांट है जो हमने
साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा यानी साइंटिफिक रिसर्च आप इसलिए मान लेना प्लांट है जो हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा है। क्यों भाई साहब? प्रोडक्शन का मतलब जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसका पूरा टोटल टेस्ट ये प्लांट करेगा। और फिर इसके अलावा एक मशीनरी खरीद ली, वो देखा है ना, मैंने एग्जांपल बनाया था ना यहाँ पे टेस्ट ट्यूब वाला, टेस्ट ट्यूब खरीद लिए। ये भी तो प्लांट मशीनरी है, कैपिटल असेट है। कैपिटल, ये कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट किस हुए? प्लांट बेचने के पर्पज से लियो, नहीं लिए हो ना। मशीनरी बेचने के पर्पज से लियो, नहीं। ये हमारा एक साइंटिफिक रिसर्च, इस प्रोडक्ट की मैं साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं, इसको एनहांस करने के लिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो ये तो मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने देखा है वहां पे घड़ी वाले में ये इतने सारे जो लोग जो काम कर रहे थे, है ना, इतने सारे लोग काम कर रहे थे, तो इनकी पहली सैलरी होगी यहाँ, और फिर वो वाली जगह है रेंट पे ली होगी, व्हाट ऑब्वियस। सेकेंड रेंट, या हो सकता है कि वो वाली बिल्डिंग बनवाई, मतलब बिल्डिंग खरीद ली हो, बिल्डिंग खरीद ली हो, बिल्डिंग बेचने के पर्पज से थोड़ी खरीदी, क्या खरीदी है? कैप, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करने के सबसे खरीदी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कैपिटल तो बड़ी है हमारी। ये देखिए बिल्डिंग, बस ठीक उसी तरीके से जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जितने भी फलाना ढिकाना जानते हैं वो सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, मुद्दा ये उठ कर आता है, यानी मुद्दा आ गया उठकर फिर से। पॉलिटिक्स में क्या होता है, डिबेट होती है बहुत सारी, फिर क्या आता है, मुद्दा उठ के आता है। इसी के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के हमने एक्सपेंस सारे के सारे कर दिए, यानी ये जितने भी एक्सपेंसेस थे ना वो सारे के सारे हमने साइंटिफिक रिसर्च में कर दिए। अब इसके ऊपर जो भी हमने एक्सपेंस करे हैं ये कितना लाभ हुआ? जी हाँ, सरकार की मेहरबानी समझ लो आप। 100% जो भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर करा है वो सारा का सारा आपको एग्जेम्प्ट होगा। ये मानिए अगर आपने जितना भी एक्सपेंस करा है प्रीवियस ईयर में, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर था, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपने ढेर सारा एक्सपेंस कर दिया, किसके ऊपर? साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। अब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। इन दोनों के ऊपर आपने धमाधम 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 एक्सपेंस सारे सारे कर दिए आपने। तो अब ये सारे सारे जितने भी आपने एक्सपेंस करे हैं इन सभी की आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। 100% यानी, अरे समझो यार, ये मानिए आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर 100 रुपये खर्चा करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर आपने 100 रुपये खर्चा करा, तो ये जो कंपनी का जो P&L होता है ना, इसके डेबिट साइड में आप 200 रुपये लिख सकते हो। बस सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने की हरकत है केवल। जो डेबिट क्रेडिट करते थे ना अपने एक्सपेंस को, वो बस डेबिट में लिख देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। लिखो मेरे साथ।
100% of all capital expenditure except लैंड। यानी आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, सिर्फ और सिर्फ लैंड को छोड़कर आपको सारा का सारा एग्जाम्प्ट हुआ है। रीजन, मशीनरी खरीदी, मशीनरी की प्राइस घटते जाएगी। और क्या खरीदोगे आप? बिल्डिंग, बिल्डिंग की भी प्राइस घटते जाएगी। बिल्डिंग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक सिंगल घर है, सिंगल एक जमीन है और उसके ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो उसकी तो प्राइस बढ़ेगी। अगर आपका सिंगल है तो, सिंगल ओनर हो तो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये मानिए कोई से भी आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, फ्लैट ले लिया, और क्या उसकी प्राइस बढ़ती है? नहीं, उसकी प्राइस भी घटती है। और इस वाले एग्जांपल में साइंटिफिक रिसर्च में तो बिल्डिंग की प्राइस घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने मानिए ये आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, क्या समय के साथ इसकी, सिर्फ इस बिल्डिंग की, मैं लैंड लैंड की तो बात ही नहीं कर रहा, इस वाली बिल्डिंग में तोड़ फोड़ नहीं होगी, यानी इसकी वैल्यू घटेगी। इसी कारण आपको 100% अलाउ कर देगा, लेकिन एक्सेप्ट लैंड, क्योंकि लैंड की प्राइस हमेशा बढ़ते रहती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता है रिलेटिंग टू ये जो है 100% अलाउ होता है जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है। पर भैया सैलरी होगी? जी हाँ होंगे। कमीशन होंगे? जी हाँ होगा। हाँ हाँ, सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। सैलरी के अंदर कमीशन भी इंक्लूड होगा, बोनस भी इंक्लूड होगा, डीएनएस अलाउंस भी इंक्लूड होगा। और तो और सुनो, जो भी अलाउंसेस थे ना वो सारे इंक्लूड होंगे। पर परक्यूजेट्स इंक्लूड नहीं होंगे। लिख लीजिए इधर, सैलरी परक्यूजेट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट अलाउ ही नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया और आपने लिख भी लिया होगा। लिख लिए होंगे ना आपने? लिख लिए होंगे, मिटा रहा हूँ। आइए समझते हैं मैंने इसके अंदर ये बी पॉइंट क्या लिखा है। यानी जो भी एक्सपेंस रिलेट करते हैं, ये मानिए, चलिए छोड़िए इतनी हार्ड लैंग्वेज को समझती, इजी लैंग्वेज। इस जगह मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, यानी इससे आगे का मैंने सारा सारा मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे पीछे में पिछले 3 साल, यानी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं था और मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, लेकिन इससे पिछले 3 साल मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर धमाधम साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंस करे। तो ये सारे सारे 3 साल की जितना भी एक्सपेंस हुआ है मेरा, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो सारा का सारा इस साल मुझे अलाउ होगा, जिस साल मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करा है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो ये डायग्राम से, टेंशन की बात नहीं, डायग्राम समझ लेना। ये जो भी है बिजनेस, समझ लेना, राइटिंग्स का मतलब नहीं है अभी।
मैंने इस तारीख को बिजनेस स्टार्ट करा और ये कंसेक्यूटिव यानी लगातार पिछले 3 साल थे ये। अब मैंने इधर भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, इधर भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, इधर भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करा। ये सारे जो एक्सपेंडिचर है ना, 3 साल की जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इस साल मुझे अलाउ हो जाएंगे। बस कहने का मतलब इतना है। और भैया इस साल के जिस साल बिजनेस करें, अजी जो इस साल की जो साइंटिफिक रिसर्च है वो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे इधर, जब वो भी अलाउ हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4, यानी 4 साल की जो साइंटिफिक रिसर्च है ना आपको अलाउ हो जाएंगे जिस साल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है। यानी समझ लेना, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, 1 2 3, यानी लगातार पिछले 3 साल में जितने भी आपने साइंटिफिक रिसर्च करा है वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा है ना, उस समय आप उन्हें अपने पी एंड एल की डेबिट साइड लिख सकते हो। सिंपल भाषा में बात फिनिश कर रहा हूँ। इस डायग्राम को नोट कर लेना समझने के हिसाब से। अब इसके अंदर भी आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से जो भी है 100% डिडक्शन अलाउ हो जाती है। जो मैंने ऊपर लिखवाया था ना, जितने भी मतलब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सैलरी के अंदर परक्यूजर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट को छोड़ के जितना भी आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल asset एक्सेप्ट लैंड। जी हाँ, लैंड से हमारी दुश्मनी है, इसी कारण जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है कभी भी लैंड के ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, यानी एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगी। डिडक्शन नहीं है, एग्जेम्पशन है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट समझने से पहले एक चीज समझ लेना कि दोनों जो एक्सपेंस है ना ये केवल और केवल कंपनी के लिए अलाउ है। यानी आप अपनी खुद की जो रिसर्च है ना, ये केवल, यानी मैंने ये रिसर्च करी मेरे लिए, खुद ने सारा सारा खर्चा करा, कंपनी के अलाउ है केवल, और किसी के लिए अलाउ नहीं है। अभी मेन सवाल आता है, हम भोली भाली जनता के लिए क्या अलाउ है। यानी मेनली क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, सॉरी मैंने एक गलत वर्ड बोल दिया कि कंपनी के अलाउ है। अलाउ सबके लिए है, लेकिन मेनली जो यूज में लेती है ना वो कंपनी ही लेती है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को। अब मेन सवाल आता है, हम भोली भाली जनता के लिए क्या है। अगर आप चाहो, अगर आपके इस प्रोडक्ट की आपको रिसर्च करवानी है तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है। यानी ये आपके प्रोडक्ट है और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना पर्सन्स है, इंस्टीट्यूट है, ये बहुत सारे पर्सन्स और इंस्टीट्यूट है। आप इन सब, आप इनमें से मतलब जिसको भी आपका मन करे आप एक्सपेंस यानी पैसा दे सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। लेकिन जो पैसा पैसा आप दोगे वो कंप्लीटली कैश में नहीं देने चाहिए, पूरा पूरा बैंक में देने चाहिए। इसका भी आगे पॉइंट पढ़ेंगे, अभी छोड़ो इन सब बातों को।
for scientific research कंपनी, ठीक है, कंपनी के अलावा और जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, या तो किसी कंपनी को पैसा दे दो रिसर्च करने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को पैसा दे दो। डी पॉइंट रहता है, यही गिवन कर रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू, किसे करना है देने के लिए, जल्दी बोलो। अरे आपको क्या बताओगे इसलिए। IIT, हाँ जी बिल्कुल सही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई सी भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज any company for social and statistical research। साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट यहीं पर ही समाप्त होता है। लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसे, मिटा रहा हूँ। जी हाँ, जैसे मैंने आपको गिनती सिखाई थी उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ए पे जाने से पहले सबसे पहले डी पे चल जाऊंगे, वो पॉइंट जल्दी से फिनिश हो जाएगा। लिखिए डालकर, अंडर सेक्शन 35D। भैया सेक्शन भी याद करना पड़ेगा, मैंने कब बोला कि तुम लोग को सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शन याद तुम्हारी भावनाएं हैं, यानी तुम्हारी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, उसके ऊपर डिपेंड करता है। श्रद्धा कपूर नहीं, मेरी श्रद्धा जो मैं आप लोगों से रखता हूँ। अंडर सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका मतलब समझते हैं, अपने नाम में मतलब बोल रहा है। अरे ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कई एक्टर या एक्ट्रेसेस के नाम में ही उनका मतलब छुपा होता है। नहीं समझे, चलो छोड़ो इन सभी फालतू बातों को। ये हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी इस तारीख को हमारा क्या बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले हमने जितने भी खर्चे करे हैं वो सारे के सारे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे। साइंटिफिक रिसर्च वाले को इंक्लूड मत कर लेना इसके अंदर कहीं, तुम लोग साइंटिफिक रिसर्च वालों को इंक्लूड करो, नहीं साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड नहीं होगा। उसको छोड़ के जितने भी आपने एक्सपेंडिचर करे हैं, अजी चाय पे एक्सपेंडिचर कर दिए, कॉफी के ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिए, पार्टी कर रहे हैं, यानी कोई क्लाइंट आ गया, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारे पास आ गया, खा पी के चले गया, पैसा मतलब खा पी के चले गया, पैसा खा पी के नहीं गया, खाना खा पी के चले गया, होटल के अंदर इसे ले गए, तो इसका भी तो एक्सपेंडिचर लिखोगे ना बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। बस वही सारे एक्सपेंडिचर है, लिखिए बिना किसी फालतू की बकवास के। या फिर सेकंड होगा 5% ऑफ
5% ऑफ कैपिटल, यानी ये मानिए आपका ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के अंदर, रुपए 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसका 5% कितना हुआ, जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, 25,000 रुपए। तो ये 25,000 रुपए जो है ना, पर लिख देता है फिर मिटा दूंगा, 25,000 रुपए। और इन दो, इसका जो भी अमाउंट है लेट्स से 12,000 रुपए है, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो आप लोग माइनस कर देंगे। लेकिन 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 भाइयों और बहनों, इसे छोटा सा चेंज कर लो। वैसे तो कैपिटल ही होता है टोटल प्रोजेक्ट का मतलब, यानी टोटल प्रोजेक्ट आपका कितने का है, टोटल प्रोजेक्ट किससे आता है, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन टेक्निकल टर्म के अंदर टोटल प्रोजेक्ट ही इसके अंदर यूज में लेंगे। जो भी आपका टोटल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी टोटल प्रोजेक्ट कर लेना। अब इन दोनों का जो भी लोअर आ गया, लेकिन 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 जो भी लोअर अमाउंट आ गया ना, वो हम इसी साल नहीं कर देंगे, अगले 5 सालों के अंदर। यानी मेरा यहाँ पे सारा सारा यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस का अमाउंट आ गया लेट्स से 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए को जो मुझे सेट ऑफ करना है ना, अगले 5 साल के अंदर करूंगा। यानी मैंने बोला ए भाई इनकम टैक्स 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, कर लू माइनस। उसने कहा नहीं नहीं भाई सुन, तू अगर लेस 1 साल कर लेगा तो तेरे शेयर होल्डर क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे तुझसे, यानी तूने प्रॉफिट ही कम करा है, तेरे शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। उस चीज को बचाने के लिए हम लोगों ने निकाला, जो भी तेरा 1 लाख रुपए का एक्सपेंस आ रहा है, तू इस साल 20,000 रुपए कर ले, अगले साल 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, यानी 5 साल में 20,000 रुपए करके 1 लाख रुपए हो गए। तो 1 लाख रुपए पूरे राइट ऑफ हो गए, लेकिन अगले 5 सालों के अंदर करने। तो जो भी अमाउंट आ गया लेट्स से 12,000 रुपये अमाउंट आ गया, तो इसे 1/5 कर देना है, निकल कर आ जाएगा 2,400 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस वाला। इसी के नीचे लिख देता हूँ एक पॉइंट दूसरा, अंडर सेक्शन 35 A B, अंडर सेक्शन 35 A किसके ऊपर जाता है ये? जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सोचो सोचो सोचो, सोचा, रिवीजन हो रहा है भाइयों, क्या कर रहे हो। अंडर सेक्शन 35 A जाता है हमारा, उसके ऊपर जाता है, नाम याद नहीं आ रहा भाई, ये जाता था हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर। टेली कम्युनिकेशन या इंडस्ट्री छोड़ो, लाइसेंस लिख दो डायरेक्टली। अब भैया ये इसका डिटेल बाद में समझाना, सबसे पहले इसका मतलब समझा दो। इसका मतलब ये होता है, ये आपकी ये आपकी कोई सी भी कंपनी है ठीक है, आप सभी फोन तो यूज में लेते होंगे भाई, वीडियो देखोगे वो भी फोन से ही देख रहे हो, तो इसका जो डेटा है ना, डेटा ये कंपनी है जिसकी सिम आपने अपने मोबाइल के अंदर लगवा रखी है, और ये आपको डेटा प्रोवाइड करवाता है, डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसने भी है ना लाइसेंस लिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ही, यहाँ पर गवर्नमेंट रही, इस गवर्नमेंट ने इसे लाइसेंस दे रखा है
कि भाई तू 20 साल तक टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते रहेगा। समझो इस चीज को इस तरीके से। ये कोई सी भी एक कंपनी है, ये अपनी गवर्नमेंट है भोली भाली, उसका वाइस वर्सा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये अपनी गवर्नमेंट है, इसने बोला गवर्नमेंट गवर्नमेंट मुझे टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस चाहिए, तो उसने बोला ले बालक 20 लाख रुपए दे दे, रुपए 20 लाख रुपए। तो इसने पता क्या कर दिया, ले बालक तेरा जो टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस है ना, ये इस तरीके का होता है, और यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है। और इसने जो पर्चा है ना, पर्चा बोलते हैं सर, यानी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को दे दिया। और पता है कितने साल के लिए दिया है इसने, 10 साल। तो फिर आइए समझते हैं, तो फिर क्या, ऐसा 10 साल के लिए इसे ये राइट दे दिया कि ये जो है ना अपनी कंपनी के हिसाब, मतलब अपनी कंपनी की तरफ से ये 13 साल इसके जो न्यूमेरिक कस्टमर्स हैं, ये कंपनी टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज, टेली कम्यू, ये देख लेना टेली कम्युनिकेशन पूरा लिखने वाला, टेली कम्युनिकेशन की सर्विस ये इन सभी कस्टमरों को दे सकती है। अब दे सकती है, अब इसका मन बदल गया। अब ध्यान सुनना स्टोरी, इसको जो 90 साल है ना, इसने सोचा अरे यार 50 साल का बुढ़ा हो गया, अब भी काम करूंगा क्या बैठ के। इसने कंपनी वंपनी सब कुछ बाइंड अप कर दी, लेकिन टेली कम्युनिकेशन जो लाइसेंस है ना, उसे एक्सपायर होने में भी 1 साल और बाकी था, 1 साल और बाकी था। तो अब इसने बोला बेच रहा हूं मैं से, अब इसे बेचोगे कितने में भैया, अगर 20 लाख रुपए 10 साल के दिए हैं, तो 1 साल का तो फिर 2 लाख रुपए आ गया। जी हाँ, बेचने की बात अपन बाद में करेंगे, मतलब बेचने की बात भी इसी के अंदर ही है, बस समझा रहा हूँ, समझ लो क्या फर्क पड़ता है। ये तो आ गया आपकी इनकम साइड में, जो भी आप बेचोगे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो 9 साल बाद की बात है, जब मैं 50 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा, अभी 41 ईयर का ही हूँ, अभी तो जोशीला जवान हूँ। तो मैंने ये वाला टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस है ना, इस साल बाय कर लिया, और ये मेरा पूरा पूरा 1 साल है। तो 1 साल मैंने यूज में लिया, और इधर राइट, इधर रिटर्न फाइल आई, यानी आई टी आर में भरने की बारी आई। तो मेरा सवाल है, मुझे कितने साल का एग्जाम्प्ट होगा अमाउंट, 20 साल का, जिसका मैं आगे आने वाले सालों में सर्विसेज लूंगा, यानी इस साल मैंने खरीदा है, इसके आगे आने वाले सालों के अंदर मैं सर्विसेज लूंगा इसकी सारी सारी। तो उन सभी का अमाउंट इस साल डिडक्ट थोड़ी हो जाएगा, नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, जो इस साल का खर्चा है वो इस साल डिडक्ट होगा। तो इस साल का खर्चा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। इस 2 लाख प्रॉफिट वाले को आप समझ गए होंगे साहब, ये 2 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। माइंड मैप मैंने क्लियर कर दिया, इसे लिखना चाह, डायग्राम को बना लो एक बार, फोकट के एडवाइजर से बना लिया हो तो अच्छी बात है।
जी हाँ, इसका मतलब ही समझाता हूँ मैं। हमारा एग्जाम्पल से कितना अमाउंट आया था, 2 लाख रुपए। सिर्फ 2 लाख रुपए इस साल का अमाउंट है। इसको अगले 5 सालों के अंदर आपको राइट ऑफ करना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सालों के अंदर आपको इसे राइट ऑफ कर देना है। इंटू कर देना 1/5। इस साल जो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो 40,000 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऐसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, एक इसके अंदर गलती हो गई, गलत ही बता दिया था। जो भी लाइसेंस फी है इस साल के लिए, इसका एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ बस। बता दिया था ना, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। जो भी मतलब हमारी अपने हिसाब से लिख लेना, या मैं लिखवाता हूँ। टेली कम्युनिकेशंस का लाइसेंस जितने भी रुपए का है और जितने ईयर के लिए है, मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर के लिए जो भी आपको टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस मिला है। एग्जाम्पल से समझा दिया था, मिटा रहा हूँ बस पूरे पूरे। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक निकल के, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ, निकल कर नहीं आ रहा है, जो मैं करवा रहा हूँ कि नहीं, करवाने जा रहा हूँ। अंडर सेक्शन 35 DDA। अजी नाम खुश सुनकर खुश हो जाओगे आप। वॉलेंट्री, अरे भैया खुशी होने लग गई अंदर ही अंदर से। मैंने क्या बताया था, सैलरी शिफ्ट, सॉरी मैंने छोड़ो क्या बताया था, भाड़ में ये जो भी बताया। रिटायरमेंट यानी आराम के दिन, अब तो बिस्तर बोरिया लगाकर निकल जाना है ऑफिस से और बीच बीच में आकर सो हो जाना है, ठीक है। रिटायरमेंट के दिन, ये मानिए वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। जब आपकी एज 60 पहुंचती है ना, तब आपको, तो अब आपको कोई सी भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी ऑफिशियली रिटायर कर देती है काम से। लेकिन अगर आपने इससे पहले इस साल अगर आप रिटायरमेंट हो गए, तो स्व इच्छा से आप रिटायर हुए हैं। बस वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब यही होता है, स्व इच्छा रिटायरमेंट। अब जो भी अमाउंट आपकी कंपनी ने आपको दिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला अमाउंट पेड। अब एक चीज बताओ मुझे, ये आपका P&L का प्रॉफिट आया है, ₹4 लाख, और जो अमाउंट जो पे करा है ना हम लोगों ने, वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो हम लोगों ने अमाउंट पे करा है, इस एक पर्सन को 2 लाख रुपए करा है। अगर हम इस P&L में से 2 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, तो कितना जाएगा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा बस। अरे भाई शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे वहां पे, पूरे पड़े हुए सारे के सारे शेयर बेच के चल जाएंगे वो अपने। तो इनकम टैक्स ने बोला, बेटे इस साल जितना प्रॉफिट आया है ना, यानी जिस साल जितना भी एक्सपेंस हुआ है इस वॉलंटरी रिटायरमेंट के कारण, तो इसे ना अगले 5 साल के अंदर राइट ऑफ कर दी हुई, यानी सुन तू मेरी बात,
पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, इन सभी का इक्वल उस अमाउंट का इक्वल पार्टीशन कर और 1 2 3 4 5 अगले 5 सालों में राइट ऑफ कर दे इनटू 1/5, जो भी अमाउंट आपका आ जाएगा। समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। 2 लाख को 1/5 करो, कितना जाएगा? 40,000। अभी 4 लाख है, इसमें से सर हमने केवल 40,000 रुपये माइनस करे हैं, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 3,60,000। बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो। जी हाँ, बस इसी का बेनिफिट मिला है। उम्मीद करता हूँ आपने ये समझ लिया होगा। खैर सही चीज़ बताऊँ, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स वाले वो हैं, बोलना नहीं चाहता मैं, चोर है एक्चुअली, चोर है वो। अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए का दिखता तो आपको टैक्स कम देना पड़ता, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट 3,60,000 रुपये का दिखाए तो टैक्स देना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया भैया, ये मानो अगर आज कर देते, आज 2 लाख रुपए का, मतलब 2 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता, और अगर अगले 5 साल के अंदर देते तो भी तो टैक्स बच ही रहा ना। बेवकूफो, एक चीज बताओ मुझे, इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपकी, और टैक्स रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो टैक्स रेट चलती है ना हमारी, ये देखो, इनकम हमारी चलती है इस तरीके से, जो टैक्स रेट जो चलती है ना, ये मानो वो इस तरीके से चलती है, बिल्कुल इसके चिपकते 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 चिपकते। तो अगले साल इनकम ज्यादा कमाएंगे तो भी, और कभी कभार क्या कोलैप्स होकर है ना, इसके ऊपर भी हो जाती है, यानी जितनी इनकम करी है ना उससे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ, सब मुंह माया है केवल, लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वाले, और बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ उससे पिछले 3 साल के, और उसके अंदर क्या 3 पॉइंट और पड़े थे नीचे। अगर आपकी बस की बात नहीं है साइंटिफिक रिसर्च करवा पाना, तो फिर आप अपने भी हाफ पे किसी कंपनी को पैसा दे दो। 3 पॉइंट जो भी थे मैंने लिखवाए थे, ठीक है। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी स्टार्ट होने से पहले खर्चे हुए वो सारे सारे एक्सपेंडिचर। 35D क्या था? अभी पढ़वाया था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। जो भी पैसा मिला है अगले 5 साल के अंदर पार्टीशन कर कर 5-5 सालों में राइट ऑफ कर दो, ठीक है। अब आ जाता है 35A टेलीकॉम लाइसेंस। टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा और 10 साल का खरीद, 20 लाख रुपए का अमाउंट था, मान लो मैं मेरे फिगर ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए का अमाउंट था और 10 साल के लिए लिया है, तो 10 साल को 20 लाख से डिवाइड कर देंगे, 2 लाख रुपए जाएगा। तो 2 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में हम लोग एक्सपेंस लिख देंगे। क्लास ओवर हो गई आज की।